नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस से जो है 2 टेस्ट देख चुके हैं। ये दोनों जो है सेक्शनल टेस्ट है आपका। ये आपको राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से था और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो ये दोनों टेस्ट जो है अपलोड है, जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। अब आपके पास एक समस्या हो सकता है टाइम का। तो यदि मान लीजिए लेक्चर जो है 2 घंटे या 2.5 घंटे का बना हुआ है, तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया है। वहाँ पे एक्चुअली 100 क्वेश्चन तो हर एक टेस्ट में आपका दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखेंगे तो 200 प्लस फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके इर्द गिर्द यानी उसके परिधि में कोई अगर बातें आती है तो उनको अगर शामिल कर लेते हैं तो आपका बेस्ट डिस्कशन होता है। तो उसी अप्रोच के साथ हम लोग टेस्ट डिस्कशन किए हैं, तो थोड़ा टाइम उसमें अधिक लगा हुआ है। बाकी मैं आपको टाइम भी देता हूँ पैरेलली में, तो थोड़ा वहाँ भी टाइम एक्सपेंड होता है। तो यही सही तरीका भी है मेरे अनुसार टेस्ट देने का। आप जब भी टेस्ट देते हैं, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं किसी भी संस्थान का, तो आप देखें कि टेस्ट देने के बाद क्या आप सीख पा रहे हैं, कुछ आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि जो आपको आता है वही केवल आते रहे। तो बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, उससे सीखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो देखेंगे इसका, हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग आज जो टेस्ट देखेंगे ये दृष्टि आईए से देखेंगे। तो ये भी काफ़ी रेपुटेड संस्थान है, आप सभी को पता ही होगा। सिविल सेवा में जो है काफ़ी समय से काम कर रहा है। इसका आज हम लोग जो देखेंगे वो टेस्ट नंबर 21 देखेंगे। और ये टेस्ट जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट है, यानी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो आप जो है अपना चाहें तो मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप ये काम करें कि 1 से लेकर 100 नंबर तक नंबरिंग कर ले क्वेश्चन का, और पैरेलली में जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग आंसर करते रहें और आंसर को जो है मैच करते रहें। अगर आपके पास सीट है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे ABCD जो हुई आपके पास होता है ऑप्शन, वहाँ से टिक करके और मैच कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने टाइम का आप इफेक्टिव इस्तेमाल करें। PDF वगैरह यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे आप दिया हुआ है। बाकी जो वीडियो वगैरह है उसका भी लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यूपी PCS का भी हम लोग टेस्ट सीरीज थोड़े दिन पहले देख रहे थे, तो वो भी काफ़ी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ था। स्पेशली मैं बात करूँ तो करंट अफेयर वगैरह, तो टेस्ट सीरीज से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या क्या आपको फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, अब पैरेलली में आप लोग जरूर करेंगे। अच्छा, कुछ लोग का आज कमेंट में देख रहा था कि क्वेश्चन जो है फुल उनको विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा क्वेश्चन आपको एट ए टाइम जो है विजिबल हो विथ ऑप्शन। चलिए, बाकी किसी का कमेंट था कि कुछ और टेस्ट सीरीज के लिए, तो अभी हम लोग यूपीएससी का ही टेस्ट सीरीज देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही जो पॉसिबल होगा हम आपके लिए करेंगे। और आपसे मैं बात किए हैं पहले भी कि हम लोग जो है बिल्कुल नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए डेट वगैरह भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप जो है उससे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो सारे लोग जो है पैरेलली मेरे साथ जो है क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। आप यकीन मानिए, जैसे ही टेस्ट सीरीज फिनिश होगा बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको जो है क्वेश्चन विजुअल हो पा रहा होगा और ऑप्शन भी विजुअल हो पा रहा होगा, तो आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में बताना है। कुछ कथन दिया गया है। पहला, पत्थर की इमारतें हड़प्पा जो है संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। धात्विक मुद्रा की उपस्थिति ने बड़े पैमाने पर व्यापार को प्रोत्साहित किया। और तीसरा है, केवल हड़प्पा में ही अन्न भंडार मिले हैं। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये आंसर आप लोग करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि पत्थर की इमारतों का जो है हड़प्पा संस्कृति में महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये तो गलत है, पत्थर की इमारतें यहाँ पे नहीं। जनरली हम लोग जो देखे थे यहाँ पे क्या था, आपका ईंट का इमारत था, पक्की ईंट का बना हुआ। बहुत सारा हमको यहाँ पे कलाकृति वगैरह देखने को मिला है, बहुत सारी भवनें देखने को मिली है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। धात्विक मुद्रा का बात कर रहा है, उपस्थिति बड़े पैमाने पे था। तो देखिए उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, तो धात्विक जो है मुद्रा का कोई बात नहीं था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है कि केवल जो है हड़प्पा में ही अन्न भंडार मिले हैं। अब ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये स्टेटमेंट सही कब होता है, जब यदि केवल इस्तेमाल नहीं करता यहाँ पर वर्ड, क्योंकि केवल दे दिया है यानी क्या,
जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें हड़प्पा में ही केवल ये अन्न का भंडार मिला है, तो ये गलत है। अब देखेंगे तो हड़प्पा के अलावा जो है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, जगह जगह जो है अन्न का भंडार देखने को मिला है। तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1, 2, 3, चूंकि गलत ही बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 20वीं सदी के दूसरे दशक में गद्दर पार्टी के प्रमुख सक्रिय सदस्य कौन थे? देखते हैं। पंजाब के जो है पूर्व सैनिक और किसान जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा चले गए थे। तो पहला ही ऑप्शन अपने को सही मिल गया। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, जैन धर्म के बारे में आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय कैवल्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य को आवश्यक नहीं मानता। दिगंबर जो है संप्रदाय का मानना था कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। आपको बताना है इसमें से कौन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है यहाँ पे कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य को आवश्यक नहीं मानते थे। आपको पता है जैन धर्म जो आगे चल के 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर, दिगंबर। तो ये जो इनकी मान्यता थी, ठीक है, ये सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे, दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि महिलाएं जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पैरेलली आप लोग आंसर जरूर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आपका कोई फीडबैक होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज आपको पूरा क्वेश्चन विजुअल हो पा रहा होगा। बाकी मैं क्वेश्चन जूम इसलिए करता हूं ताकि मैक्सिमम लोग मोबाइल से देखते हैं, तो आपको जो है क्वेश्चन इजीली जो है दिख पाए। मार्च 1927 में वी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह क्या था? तो यहाँ पहला है मंदिरों में निम्न जातियों के प्रवेश पे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध। दूसरा है जातिगत हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए 14 टैंक तक एक मार्च। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तबीयत वगैरह थोड़ा सा मेरा उतना जैसे परफेक्ट माना जाता है नहीं, तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है। बाकी आपको आवाज़ जो है क्लियर जाएगा, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। देखें, बाकी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनमें लेक्चर को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए पहला देखिए, खराज जो है मुसलमानों से प्राप्त संपत्ति पे 2.5% कर था और केवल विशिष्ट धार्मिक उद्देश्य के लिए आरोपित किया जाता था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, जकात जो है भूमि कर था जो भूमि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। अब देखिए खराज क्या था? ये भी एक प्रकार का भूमि कर ही होता था, ठीक है, जो भूमि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। यहाँ पे क्या दिया है? 2.5%। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। जकात जो है मुसलमानों से प्राप्त जो है संपत्ति पे 2.5% कर था। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ऑप्शन क्या कर दिया गया है? खराज को जकात में लिख दिया गया, जकात को खराज में। ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आपको यहाँ पे क्या बताना है? सही बताना है, ठीक है। देखिए पहला है, इसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा है, इसने शिक्षा की प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग की वकालत की थी। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं थी, ठीक है। बताएं इसका आंसर करें। तो देखिए यहाँ पे ये बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना जो 1937 में आया था उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यदि, तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ये जो केवल 3 वाला स्टेटमेंट है यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं की गई थी, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। और बाकी जो है स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अच्छा, जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा, आप क्या करें, 1.25 कर लें या 1.5 कर लें, 1.75 कर लें, जो भी स्पीड में आप कंफर्ट जो है लेवल में अपने आप को महसूस करते हैं, वो करके जो है लेक्चर को देखें। ठीक है, अपना टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए, इंडो इस्लामिक जो है वास्तुकला के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या बताना है, आपको सही बताना है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग को आज विजुअल हो पा रहा होगा। देखिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, यह भारत में धुरित आधिपत्य के साथ शुरू हुआ था। कई स्थापत्य कलाओं में भूमिगत कक्षों में वास्तविक कब्र की प्रथा पाई गई। इसमें पॉलीक्रोम टाइल्स का स्पष्ट अभाव है। चलिए, तो इसका आंसर करेंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में जो है धुरित आधिपत्य के साथ ही शुरू किया गया था। कई स्थापत्य कलाओं के जो है भूमिगत कक्षाओं में वास्तविक कब्र की प्रथा थी। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पिंडारियों के संदर्भ में आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पिंडारियों के संबंध में देखिए, पहला लिखा है, वे नागरिक का समूह था जिन्हें रोजगार के अवसरों में कमी के कारण हथियार उठाने और पड़ोसी क्षेत्रों को लूटने के लिए मजबूर किया था। दूसरा, अमीर खान, करीम खान और चीतू खान इनके नेता थे। चलिए, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है कि नागरिक का एक समूह था रोजगार के अवसरों की कमी के कारण। ठीक है, तो स्टेटमेंट ही आपका गलत है। ये लोग जो है मराठा शक्ति जब कमजोर हो गई थी तो पिंडारियों को नियमित रोजगार देना असंभव हो गया था उस समय। ठीक है, ये कई जाति इसमें वर्ग मिलकर ये पिंडारी जो है बने थे, और एक किराए के एक सैनिक के रूप में भी काम करते थे मराठा सेनाओं में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। जो अमीर खान, करीम खान और चीतू खान थे, इनके जो है नेता थे, पिंडारियों के नेता थे। यहाँ पे चिट्टू खान होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, बाकी हमारा प्रयास रहेगा कहीं आपको इरर नहीं हो। फिर भी यदि कोई इरर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चित्रकला है, एक तरफ राज्य है। उपयुक्त युग्मों में से कितना जो है सही सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी आपको दिख ही पा रहा होगा। ठीक है, चलिए आंसर करें इसका। बीस सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। बस 20 सेकेंड, आप आंसर ऐसे करें इसका। चलिए, एक्चुअली क्या है, कभी कभी जो है स्क्रीन जो आपका बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो वही प्रॉब्लम अभी आया हुआ था। यहाँ पे युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ चित्रकला है, एक तरफ राज्य है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ बताना था कि कितने युग्म इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए, पहला है पटचित्र ओडिशा, मधुबनी जो है चित्रकला बिहार, अल्पना बंगाल और चेरियल स्क्रॉल तेलंगाना। तो ये चारों ही जो है पेयर सही मैच है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, सभी 4 युग्म। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलिए आपको अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। आधुनिक भारत के स्थानीय स्वशासन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। 2 स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे कथन कौन सही नहीं है यही आपको बताना है। देखिए, पहला, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधायी हस्तांतरण के रूप में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया था। तो स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा देखें, 1870 के मेयो के प्रस्ताव ने शिक्षा विभाग को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया था। चूंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है,
आपको पूछा जा रहा है कि बताइए गलत कौन है, तो कोई गलत तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, भारतीय जो है प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा, बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, देखिए, पहला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह राज्य का प्रमुख होता है। आपको यहाँ पे गलत कथन बताना है। ठीक है, आंसर करें इसका। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट 4 नंबर दिख रहा है कि राज्य का प्रमुख होता है, ये तो गलत ही है। ठीक है, इसमें आपको कोई शक जो है होगा नहीं। ठीक है, बाकी जो है पहला लिखा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, तो ये निर्धारित होता नहीं है, जब तक जो है बहुमत प्राप्त होगा उनको तब तक नेता रहेंगे। ठीक है, जैसे विश्वास मत खो देंगे तो रिटायर्ड हो जाएंगे, रिटायर्ड नहीं हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहला भी गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो 1 और 4 ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप लोग जो है 1.5 या 1.25 कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा जो है भारतीय सरकार का संस्थागत रूप में निहित है, से निहित है। 3 स्टेटमेंट है, आपको सही उत्तर यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए, पहला क्या है यहाँ पे, केवल संसद सदस्य ही मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं, तो ऐसा बात तो है नहीं। मंत्री जो है सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी स्टेटमेंट जो, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शैडो कैबिनेट जो है भारतीय मंत्रिमंडल प्रणाली का एक अनूठी संस्था है। आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन जो है सी, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 मिनट। 13 में दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको सही बताना है। ठीक है, देखिए, पहला क्या है, आयोग जो है भारतीय संसद की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, दूसरा है, आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के जो है विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे चलिए जूम कर लेते हैं, दिख रहा होगा अच्छे से आपको। विधि आयोग के बारे में, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसे पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसकी सिफारिश भारत सरकार के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सही है। देखिए, विधि आयोग की अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो आपको जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, यह एक जो है आपको वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको सही है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। तीसरा देखिए, इसकी सिफारिश भारत सरकार के लिए बाध्यकारी है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केवल 2। आगे देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, देखिए, पहला है कि भारत के संविधान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्ति स्पष्ट का उल्लेख है। राज्यपाल अधिकतम जो 6 माह की अवधि के लिए किसी विधेयक पर सहमति को रोक सकता है। इसमें बताना है आपको कौन सही है। अब देखिए, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा के भंग करने की शक्ति राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है दिशा निर्देश जो है नहीं करती है, तो इसलिए कथन एक सही नहीं होगा। दूसरा, राज्यपाल का अधिकतम जो है 6 माह की जो बात की गई है, तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया।
राज्यपाल जो है कितने समय तक भी किसी विधेयक पे सहमति से रोक सकता है, इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। चूंकि दोनों गलत हो गया तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित कथनों में कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है, गलत इसमें बताना है। ठीक है, देखिए पहला, राष्ट्रपति जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण की वास्तविक घटना के पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, गलत स्टेटमेंट बताना है। ये तो सही है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हो जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन दिया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको 1 माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन किया जाना चाहिए, यहाँ पे 2 माह स्टेटमेंट में यूज किया था। गलत कथन ये आपको बताना था, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आपको इसमें भी सही ही बताना है। ठीक है, पहला दिया है उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा, वे भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग नहीं लगाया गया है। आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, वो राष्ट्रपति को पत्र लिख के इस्तीफा दे सकते हैं। अभी तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ये भी बात ही सही है। लेकिन उनको एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसा बात जो है सही नहीं है। ये कल ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई कार्यकाल जो है फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, यहाँ भी आपको सही ही ढूंढना है। देखिए पहला, इसे सर्वप्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा अनुशंसित किया जाता है। दूसरा है, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है यहाँ पे, कि सर्वप्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इसे अनुशंसित जो है संशोधित किया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे गलत हो गया। तो देखेंगे, अगर लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य का चयन करना है, ठीक है, तो चयन समिति के माध्यम से होता है। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, आपको लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश वगैरह, ठीक है, ये सब लोग शामिल होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। महान्यायाधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ठीक है, पहला देखिए, इसकी नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा किया जाता है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और सरकार के स्तर पे कानूनी मामले में देख रेख करता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा जो इसको चुना जाता है, केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और सरकार के स्तर पे कानूनी मामले का देख रेख करता है। दोनों स्टेटमेंट ही आपको क्या है यहाँ पे गलत है। इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पे यदि बात करें तो कानूनी मामलों को जो है देखने के लिए आपको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में एक अलग से कानून मंत्री होता है। तो दोनों गलत हो गया, ऑप्शन आपको पता ही चली गया होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। परिसीमन आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए अब आपको क्वेश्चन अच्छा विजुअल हो पा रहा होगा। परिसीमन आयोग, पहला स्टेटमेंट देखें। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना है आपको, गलत कथन बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, चलिए देखते हैं। पहला देखिए, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अभी जो देखेंगे तो 2001 के जनगणना के आधार पर जो है पुनः समायोजित किया गया था इसको, तो ये तो गलत हो गया। प्रथम जो है परिसीमन की कवायद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, प्रथम परिसीमन का गठन जो है आपको 1950-51 में किया गया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था।
नेक्स्ट देखिए, परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये भारत के विधि आयोग के सहयोग से कार्य करते हैं। देखिए, आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बात सही है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करते हैं, ना कि विधि आयोग के। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ आपको गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ देखिए, आपको सही बताना है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 के बारे में है। पूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में मध्य प्रदेश वन आवरण में जो है क्षेत्र में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है, अगर पूर्ण क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखेंगे तो देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक हो जाएगा। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें, वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में उत्तरी पूर्वी भारत के सभी राज्यों में वन आवरण में जो है कमी आई है। तो ये भी बात क्या है, आपको सही है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो हाँ, वन आवरण में जो है कमी देखने को मिली है। कथन दूसरा भी सही है आपका। सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत में कोई उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन दर्ज नहीं किए गए हैं। तो इसमें जो है आपको उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है भारत में जो है दर्ज किया गया है, कम है भले ही, लेकिन दर्ज किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीसरा जो है सही नहीं होगा। यहाँ पर सही चूंकि बताना है तो 1 2 और 1 2 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, वन रिपोर्ट एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। ठीक है, देखिए नीचे आपका ऑप्शन है। ठीक है, देखिए पहला ध्यान देंगे तो यहाँ पे है, लिथियम जो है संसाधनों का विश्व का सबसे बड़ा संकेंद्रण अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के जो है ट्रायंगल में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर देखेंगे विश्व में लिथियम संसाधन का जो है 54% हिस्सा जो है, ये जो लिथियम ट्रायंगल बनता है इसी में पाया जाता है। तो सही निकल गया। चीन लिथियम संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये बात भी क्या है, सही है। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है चीन ही है अभी। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लिथियम संसाधनों की खोज की है। तो ये भी क्या हो गया, आपका सही हो गया। हाल में भारत में खोज किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5.9 मिलियन टन लिथियम जो है अनुमानित है। कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन बन जाएगा यहाँ पे, 1 2 और 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये टेस्ट जो है यदि आप ईपीएफओ लिखने वाले हैं तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपीएससी के लिए। आपको पता होना चाहिए ईपीएफओ का पेपर भी यूपीएससी ही बनाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर ईपीएफओ के लिए महत्वपूर्ण है जितना कि यूपीएससी के लिए। मैं बात करूं तो जो भी आप पीसीएस एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आजकल सारे पीसीएस एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। ठीक है, आपको बताना है सही इसमें। ठीक है, देखिए पहला, यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ता है ये जो दिया है, तो यहाँ पे ये पछुआ हवा का जो प्रभाव होता है पूरब की ओर जाने के लिए। ठीक है, तो पहला तो सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये समानता जो है भूमध्य सागरीय और काला सागर के नमी प्राप्त करते हैं। तो दूसरा आपको जो है सही हो जाएगा। यूक्रेन पर जो है निर्मित उच्च दबाव इनके निर्माण में मदद करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है। तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। उपयुक्त में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, जिससे जलवायु परिवर्तित हो, वो प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉज आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला है सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी, एरोसोल रेडियो एक्टिविटी फोर्सिंग और मिलन कोविक चक्र। प्राकृतिक कारण यदि जलवायु परिवर्तन की बात करें हम लोग, तो पहला सौर कलंक चक्र हो जाएगा, ज्वालामुखी भी हो जाएगा और मिलन कोविक चक्र भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, आपका डी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको महासागरीय गर्त है और एक तरफ उनका क्षेत्र है। बताना है कि कितने युग्म जो है इसमें सही सुमेलित हैं आपके। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे मनीला गर्त। ठीक है, मनीला गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, तो ये तो अटलांटिक महासागर दिया है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, प्यूटो जो है रिको गर्त, ये है आपको अटलांटिक में, तो देखिए ये ऑप्शन जो है, ये मनीला एक्चुअली क्या है, प्रशांत में है, और प्यूटो रिको कहाँ है, अटलांटिक में है, दोनों ही गलत हो गया। नेक्स्ट है सैंडविच गर्त। सैंडविच गर्त कहाँ है, आपको अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, तो ये सही निकल गया। नेक्स्ट देखें जावा गर्त, ये कहाँ पे है, आपको हिंद महासागर में है, तो ये आर्कटिक में दिया है, तो ये भी गलत हो गया। इंडिविजुअली भी आप याद रखेंगे, ये आपको मैच करने का भी आ सकता था, ये भी गलत है, केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। उष्ण कटिबंधीय जो है सदाबहार वनों के संदर्भ में बताना है और विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आपको सही उत्तर ढूंढना है। ठीक है, पहला देखिए, यह सघन और बहुस्तरीय वन है। नेक्स्ट है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में सजातीय वृक्षों की प्रधानता होती है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, उष्ण कटिबंधीय अगर सदाबहार वन की बात करें जहाँ हमेशा आपको ग्रीनरी देखने को मिलता है, तो ये सघन और बहुस्तरीय वन होते हैं, और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं माना जाएगा, सजातीय वृक्ष की प्रधानता होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत होती है, और 15 से जो है 30 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर है तो ये अच्छा माना जाता है उसके लिए। ठीक है, और ऐसे वनों में जो है सजातीय यानी एक ही जाति के वृक्ष नहीं, विभिन्नता इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, वनों का जो है बहुत अधिक इसमें विविधता देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पहले हम लोग हिस्ट्री देखे, पॉलिटी, अब ज्योग्राफी चल रहा है यहाँ पे। अन्न आच्छादन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला देखिए, अपक्षय मृदा निर्माण और संवर्धन दोनों में सहायक होते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या बताना है, पहले आप देख ले, सही बताना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखिए, अपक्षय दरमान संचलन के लिए पूर्वपेक्षी होता है, ये गलत हो गया। दरमान संचलन में कोई भू आकृतिक एजेंट शामिल नहीं होती है, तो ये भी सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ भी आपको सही ही ढूंढना है। ठीक है, देखिए विभिन्न गहराइयों पर पृथ्वी के पदार्थों के गुण तापमान और दबाव दोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये बात सही है। गहराई बढ़ते जाएगी, पृथ्वी में अंदर जैसे जाएंगे तो पदार्थों का गुण जो है तापमान और दबाव दोनों के द्वारा नियंत्रित होता है, बात तो सही है। पृथ्वी की सतह लगातार जो है बहिर्जनिक बलों द्वारा आकार लेती है, ये भी बात सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलाशय में अवसादन के कारण बन सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ भी सही उत्तर ही चुनना है। देखिए तो जलाशय में अवसादन का कारण, पहला देखिए शहरी और कृषि क्षेत्रों का अपवाह, अपक्षय और क्षरण, ये भी सही होगा। जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा, वनों की कटाई, ये सारा ही कारण बन सकता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है, अवशोषण, परावर्तन, सूर्य की किरणों का आपतन कोण, दिन की अवधि, और देखते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए तो केवल एक है, केवल 2, 1 2 1 2 3 ऐसे करके है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सूर्य ताप का वितरण को प्रभावित करने वाला, तो उसके सूर्य ताप का वितरण अवशोषण हो जाएगा, परावर्तन भी हो जाएगा, सूर्य के किरणों का जो है आपतन कोण भी होगा, और दिन की अवधि, ये सारा ही क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव करने वाला कारण होगा।
तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, जेट स्ट्रीम के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। जेट स्ट्रीम के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए नीचे ऑप्शन है, पहला देखिए, सोमाली जेट स्ट्रीम भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून को मजबूत करती है, तो ये बात जो है आपको सही है। नेक्स्ट देखें, सर्दियों के दौरान उष्मीय विषमता में वृद्धि जेट स्ट्रीम की तीव्र करती है, ये भी सही है। गर्मियों में जो है तिब्बत पठार के गर्म होने से उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम तीव्र हो जाती है। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही सही है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आगे दिया है आपको, सांकेतिक नियोजन की पहचान करने वाली विशेषता क्या है। पहला देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजना का उपयोग, कोई संख्यात्मक लक्ष्य नहीं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं, बाजार प्रणाली का उपयोग, संख्यात्मक लक्ष्य। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, बाजार प्रणाली का उपयोग और संख्यात्मक लक्ष्य। यहाँ पे सांकेतिक नियोजन की पहचान करने वाली विशेषता आपको यही हो जाएगी। ये सांकेतिक नियोजन जो है आर्थिक नियोजन का क्या है, आपको एक रूप है। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, बाजार प्रणाली का उपयोग हो गया और संख्यात्मक लक्ष्य हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग यूपीपीसीएस वाले टेस्ट सीरीज में देखे हैं। ये किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का है, ठीक है। 2023 से लेकर 2025 के अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय निवेश कोष जो है एनआईएफ के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ बताना है आपको, सही उत्तर बताना है कौन सा होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट टोटल दिया है, दिख रहा होगा आपको। पहला देखिए, ये वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था एनआईएफ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी स्थापना विनिवेश से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि से बाहर भेजने के लिए की गई थी, ये भी सही है। यह एक अस्थायी प्रकृति है इसका, और चयनित सार्वजनिक क्षेत्र में म्यूचुअल फंडों द्वारा पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है, ये भी सही है। कोष का वार्षिक आय 25% शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चयनित सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गलत हो गया। फंड का जो है आय का लगभग 75%, यहाँ 25 नहीं 75% आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही चूंकि पूछा गया है तो 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विद होल्डिंग टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। पहला देखिए, भुगतानकर्ता द्वारा अनिवासी को किए गए भुगतान में से स्रोत पे कटौती की जाती है। विद होल्डिंग टैक्स के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही हो गया। यह विदेशी निवेश को जो है हतोत्साहित करने के लिए आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही बताना है, ठीक है। विदेशी निवेश को हतोत्साहित करने के लिए आमतौर पे अगर देखेंगे, अगर इसका बात करेंगे हम लोग, तो इस कर का उद्देश्य क्या होता है, विदेशी निवेशों को जो है घरेलू स्रोतों से जो है आय अर्जित करने के लिए और इसको अधिक महंगा बनाकर विदेश निवेश को हतोत्साहित करना होता है, ठीक है। तो कथन 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में देखें, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में राज्य वित्त के स्वास्थ्य पे जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज थोड़ा सा आपको लेट से मिल रहा है, बाकी जो है कल से प्रयास मेरा रहेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको राइट साइड में दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन जनरली इन लोगों को बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक ही तरफ ऑप्शन आंसर दें, बट क्या कीजिएगा, प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे। अब क्वेश्चन अपना लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एट ए टाइम जो है ऑप्शन भी नहीं हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक भारत में राज्य वित्त स्वास्थ्य की जारी रिपोर्ट के संदर्भ में बताना है। पहला, 2022-23 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा जो है घटने का अनुमान है, ठीक है। तो ये जो है बात आपको सही है, ठीक है। ये जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी की बात किया जाए तो इसको कम होने का बात किया गया है, कम होने का उम्मीद है। 2020 में जो देखेंगे तो ये अधिक था, तो ये तो पहला सही निकल गया। रिपोर्ट में एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका उपयोग राजस्व संग्रह को बफर करने के लिए किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए, यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को अधिक संसाधन को आवंटित करने का प्रस्ताव करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तीसरा सही हो गया। देखिए दूसरा में दिया था कि आपको कि यह कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका उपयोग राजस्व संग्रह के बफर करने के लिए। देखिए एक फंड स्थापित करने का प्रस्ताव ये करती है जिसका उपयोग जो है मजबूत राजस्व वृद्धि के लिए किया जाएगा, पूंजीगत व्यय को जो है ना बफर करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्व संग्रह की बात नहीं थी, पूंजीगत व्यय की बात थी। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा देख लेते हैं। 1 और 3 देखिए ऑप्शन में सी में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 में देखें, नेशनल जो है कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी एनसीडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा। चलिए आंसर करेंगे इसका। यहाँ पे एनसीडीईएक्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है। पहला देखिए, यह वर्ष 2003 में विभिन्न कृषि और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए एक भौतिक मंच के रूप में स्थापित किया गया। पहला ये स्टेटमेंट आपको क्या निकल गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सही निकल गया है, तो चूंकि गलत ढूंढना है आपको। देखिए नेक्स्ट, ये पहला स्टेटमेंट जो है आपको 2003 में ही किया गया था एनसीडीएक्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये विभिन्न वस्तुओं के वायदा कारोबार, ऑप्शन ट्रेडिंग और डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग के लिए एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय जो बोर्ड द्वारा विनियमित होता है। यह हेजिंग, मार्जिंग और क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवाएं जैसे जोखिम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट तो इसका सही है, ठीक है। पहला क्या था कि 2003 में विभिन्न कृषि और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए एक भौतिक मंच के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम लोग आंसर सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सा इसमें सही है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया। आईईपीएफ जो है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष की जमा राशि को भारत के संचित निधि के तहत रखा जाता है। तो ये बात तो सही है, इसकी जमा राशि को जो है संचित निधि के तहत रखा जाता है। इस कंपनी को जो है 1956 के प्रावधान के तहत स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है। 2013 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था इसको। ये गलत निकल गया, सही यहाँ पे बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, केवल दो, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था कार्यक्रम की स्थापना की। रचनात्मक अर्थव्यवस्था कार्यक्रम ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, व्यापार और विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2004 में देखेंगे तो व्यापार और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था कार्यक्रम की स्थापना की थी। कब किया गया था, 2004 में, भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। देखिए यहाँ पे, चलिए ऑप्शन आपको विजुअल हो ही पा रहा होगा। यूनिवर्सल बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आपको सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। देखिए पहला है सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा रघुराम राजन समिति द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, किसका बोल रहा है? सार्वभौमिक। अब ये तो गलत हो गया। ठीक है, एच एस खान समिति द्वारा जो है सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, पहला गलत। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2023 में भारत के पहले यूनिवर्सल बैंक को लाइसेंस देने की योजना बना रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको, ये भी सही नहीं है। ये आरबीआई की बात कर रहा है 2023 में। ठीक है, आरबीआई पहले ही वर्ष 2015 में ही बंधन बैंक, ये सब जो है आपको आईडीएफसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया है। दूसरा भी गलत हो गया। वरिष्ठ स्तर पे बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति संस्था ऑन टॉप यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आपको सही है। तो तीसरा सही है, तो यहाँ पे केवल 3 सही, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी। नियामक जो है सैंडबॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कथन आपको यहाँ पे पहचानना है। पहला देखिए, यह नियंत्रित वातावरण में नए उत्पाद और सेवाओं के लाइव परीक्षण से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया? सही हो गया। इसकी स्थापना भारत में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे की गई थी, नियामक सैंडबॉक्स का। तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन केवल एक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन हैं? ठीक है, मौद्रिक नीति के बारे में कौन से इसके साधन है पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, अस्थाई जमा सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा। मौद्रिक नीति में ये सारे टर्म ही आपको शामिल हो जाते हैं। रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, अस्थाई जमा सुविधा हो, तरलता की लिक्विडिटी की बात हो जा रही, तो ये सारा ही सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नेशनल जो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, यह उच्च मात्रा में इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए सुविधा के लिए एक वेब आधारित समाधान है। किसके बारे में? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो प्रकृति में दोहराव युक्त नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह लागू करता है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, उपयुक्त में से जो है कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट में देखिए उच्च मात्रा में इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए सुविधा के लिए एक वेब आधारित समाधान है। ठीक है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, इन्हें जो है सीएचएम की, तो ये जो है वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट और सरकार के लिए जो है लागू किया गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेन देन वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो है दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय स्वचालित जो है समाशोधन गृह जो है लागू करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको? गलत है। यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट आपको गलत हो गया, दोनों गलत है। देखिए कहानी ये है कि ये जो सिस्टम आपको बनाया गया है, इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सुविधा के लिए वेब आधारित समाधान है, लेकिन उच्च मात्रा में। ठीक है, और यहाँ पे उच्च मात्रा में इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सुविधा के लिए एक वेब आधारित समाधान प्राकृतिक दोहराव युक्त नहीं है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोहराव युक्त है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए आपको गलत हो गया था। ठीक है, बाकी ये सही था। दूसरा जो है स्टेटमेंट यहाँ पे रिजर्व बैंक का स्वचालित समाधान गृह है, तो ये गलत हो गया है। ये जो आपको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है बैंकों, वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट के द्वारा जो है लागू किया जाता है, तो दोनों इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे गलत हो गया दोनों, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी बनेगा, ना तो एक ना ही दो। चलिए, आज थोड़ा सा तबीयत मेरा उतना सही नहीं है, मैं पहले ही बताया। अभी भी मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा फीवर वगैरह है, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन चलिए क्वेश्चन तो हम लोग पूरा डिस्कस कर ही लेंगे, चूंकि आपका गैप नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आयातित आयातित मुद्रास्फीति का प्रमुख योगदान करता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही उत्तर यहाँ पे बताना है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? आयातित मुद्रास्फीति में जो प्रमुख योगदान देता है, कच्चे तेल की बढ़ती जो है कीमतें, तो ये बात सही है।
पेट्रोलियम उत्पादों की घटती कीमतें, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आयातित मुद्रास्फीति की बात किया जा रहा है। सोने की कीमतों में अगर उछाल हो रहा है, घरेलू मुद्रा का जो है मूल्य ह्रास हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपको आयातित मुद्रास्फीति में योगदान देगा। ठीक है, ये घटती कीमतें तो नहीं देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। वह कौन सा क्या अर्थव्यवस्था मॉडल था जो 1970 के दशक में समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुभवों के बाद लोकप्रिय हो गया था? कौन सा मॉडल था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अहस्तक्षेप, संरक्षणवाद, वाशिंगटन सहमति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे गलत बताना है आपको। ठीक है, देखिए पहला दिया है बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता स्वयं निश्चित कर लेती है। दूसरा, क्रूज मिसाइल दुश्मन पे नजर से बचने के लिए बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बोला है, ये मानव रहित रॉकेट होता है। ठीक है, जो आपको प्रक्षेप्य पथ का अनुसरण करता है और इसका एक निर्धारित मार्ग होता है। ठीक है, तो ये अपना स्वयं जो है अपना मार्ग निश्चित नहीं करता है, एक फिक्स मार्ग होता है इसका बैलिस्टिक मिसाइल का। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको, ये भी यहाँ पे गलत है। क्रूज मिसाइल के बारे में बोला है कि दुश्मन की नज़र से बचने के लिए बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल को देखेंगे तो कम ऊंचाई पे भी ये प्रभावी होता है। ठीक है, ये हवा, जमीन, सतह, ठीक है, ये सब से जो है लॉन्च किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि गलत ही बताना था, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या दिया है, बहुसंकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, कई संचरण स्रोतों को एक बड़ी संचरण क्षमता साझा करने की अनुमति देता है। मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पूछा जा रहा है, प्लेक्सिंग के बारे में, ये सही है। टेलीफोन नेटवर्क बहुसंकेतक का उपयोग करते हैं, ये भी क्या है आपको सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने प्रयुक्त प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, आपको पता ही है। ऑप्टिकल फाइबर पूरे भारत में अभी बिछाया भी जा रहा है, गांव गांव तक जो है, ताकि इंटरनेट पहुंच जाए। इसी के बारे में आपसे पूछा है, कौन सा सही नहीं है। यह एक बहुत उच्च जो है बैंडविड्थ प्रदान करता है, तो ये बात तो सही है। ट्विस्टेड जो है पेयर वायर यानी वेसित केबल युग में तुलना में महंगे होते हैं, यह अत्यधिक भंगुर होता है। प्रकाशिक तंतु जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय पुनः वर्तनों में कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, ये तो आपको रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रकाशिक तंतु जो है, सिंपल से प्रिंसिपल इसका ये है। ठीक है, यहाँ से आप जो है, मान लीजिए एक लाइट रे यहाँ पे देते हैं, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, फिर ऐसे 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 करके ऐसे यहाँ पे आपको सिग्नल एज इट इज पहुंच जाता है। ये बोल रहा है कि उपयोग करते समय पुनः परिवर्तनों का कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पुनः परिवर्तन का बार बार आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जय ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। किसके बारे में, जय ईंधन। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन गैर खाद्य फसलों और जैविक कृषि अपशिष्ट से किया जाता है, सही है। शैवाल से तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। जेट ईंधन शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है, सब सही है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, अगर पहली पीढ़ी का पूछा जाता है आपका जैव ईंधन, तो इथेनॉल और बायोडीजल हो जाता। दूसरी पीढ़ी अभी हम लोग देखें, जैव ईंधन हो गया आपका। तीसरी पीढ़ी शैवाल आधारित हो जाएगा। चौथी पूछा जाएगा तो सतत ऊर्जा से उत्पादन जो है, जो भी जैव भार है वो हो जाता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, जय अवशोषण के संबंध में, अवशोषण के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, पहला देखिए, पारंपरिक तरीके की तुलना में इसकी कार्यान्वयन की लागत अधिक होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। तो इस तरह से आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से लार्ज जो है हाइड्रोन कोलाइडर
कि कौन सी विशेषता उप परमाणविक कणों के सटीक माप की अनुमति देता है। तो ये बात हो रहा है LHC के बारे में। तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता होती है इसकी। ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए यहां पूछा है कि मिलीमीटर वेव बैंड के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है, विचार करना है। मिलीमीटर वेव बैंड, ठीक है। पहला देखिए, इसकी छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। अब मिलीमीटर ही वेव बैंड है तो छोटी ही तरंग दैर्ध्य होगी, जो दूर संचार में कम से कम विलंबता के साथ अधिक गति प्रदान करेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका उपयोग कम दूरी के रडार और एयरपोर्ट सुरक्षा के स्कैनर में किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यह भौतिक वस्तुएं जैसे पेड़, दीवार और इमारतों के माध्यम से यात्रा कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, पेड़, दीवार, इमारत जैसे भौतिक वस्तुओं इसमें अवरोध पैदा करते हैं, ये इससे यात्रा ये नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको ये भेद नहीं सकता है। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। नैनो जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, यह पराबैंगनिक प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे दिया है यह प्रकाश के प्रकीर्णन को बढ़ाता है। ये जो है आपको इसके बारे में सही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से भारत में पारंपरिक गैसोलीन चलित वाहनों के व्यवहार्य विकल्प के रूप में हाइड्रोजन चलित कारों के अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अब देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन को यदि एज ए चलित कार में उपयोग करें तो उसके लिए चुनौती क्या होगी। ठीक है, आप ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप इसका आंसर सही कर देंगे। पहला देखिए, हाइड्रोजन उत्पादन की उच्च लागत, हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन की सीमित उपलब्धता। ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी अभी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लाइकेन के संबंध में बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, कौन सा सही है। पहला देखिए, यह शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है लाइकेन के बारे में। इनका शैवालीय घटक विषम पोषी तथा कवकीय घटक स्वपोषी होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह जो है प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्रदूषित क्षेत्र में तो ये प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, लाइकेन वहां बढ़ेंगे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सही बताना था, केवल 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे देखिए, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, दिख ही रहा होगा आपको। ये पादप वर्णक है और एक रंग है, यानी ये जो लाल रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है, नारंगी होता है, आप याद किए होंगे ऐसा। ठीक है, सेव जो है लाल क्यों दिखता है, गाजर पीला क्यों दिखता है, तो बस इसी में बताना है कितना युग्म आपको सही सुमेलित है। पहला देखिए यहाँ पे, ये क्लोरोफिल ए है आपका। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है नीला हरा के लिए जो है जिम्मेवार होता है। ठीक है, जनरली तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन जो है पीला हरा तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा ऐसे ही। एंथो आपको साइनिन है, एंथोसाइनिन जो है लाल के लिए जिम्मेवार होता है, तो ये भी गलत हो गया। कैरेटेनाइड ये जो है नारंगी के लिए जिम्मेवार होता है, ये सही हो जाएगा। जेंथोफिल्स, ठीक है, जेंथोफिल्स ये पीला के लिए होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक युग्म ही सही हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ जाती है। यहाँ पे 4 है, सतह क्षेत्र में बढ़ाने पे, तापमान की कमी होने पे, आर्द्रता की वृद्धि होने पे, वायु की गति में वृद्धि होने पे। आपको बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर है। देखिए, अगर वाष्पीकरण की दर को अगर बढ़ाना है तो जो भी सतह का क्षेत्र है अगर वृद्धि हो गया उसमें तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई शक नहीं है उसमें, तो ये तो सही है। तापमान की कमी से तो वाष्पीकरण का दर वृद्धि नहीं होगा और कम हो जाएगा ये। आर्द्रता बढ़ने से, ठीक है, आर्द्रता बढ़ने से भी नहीं होगा वाष्पीकरण का दर। वायु की गति में अगर वृद्धि हो जाए तो ये जो है दोनों सही है। वाष्पीकरण कब होगा, जैसे मान लीजिए आप ये नदी हो गया, ठीक है, एक छोटा सा नदी हो गया और बड़ा नदी कर देंगे, ठीक है, तो ये अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा वाष्पीकरण का दर ज़्यादा हो जाएगा, सतह बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है। तापमान में कमी कर देंगे तो वाष्पीकरण होगा नहीं। तो इस तरह से 2-3 गलत था, 1-4 सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन इसमें ढूंढना है। ठीक है, देखिए पहला है, यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित रसायनों से निर्मित होते हैं। तो ये तो बात क्या आपको सही है। इसके संपर्क में आने से मानव में हार्मोन असंतुलन हो सकता है, भी सही है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है 2016 में पहचान की गई सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही आपको क्या है, सही है। तो देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे क्या दिया है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए इनमें देखेंगे तो गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, गामा के बाद कौन हो जाएगा आपको, एक्स आ जाएगा, यानी 4 और 3। इसके बाद हो जाएगा आपको पारावैंगनिक, इसके बाद आपको औरक्त किरण, नेक्स्ट आपको सूक्ष्म तरंगे, और लास्ट हो जाएगा रेडियो तरंग। चूंकि आपको यहाँ क्या क्या लगाना था, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लगाना था। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट लगाना था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 4 3 2 1 6 5। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देख लेते हैं। निर्भय मिसाइल के संदर्भ में आपको बताना है। यहाँ पे 3 आपको स्टेटमेंट है, कौन सा कथन आपको सही है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर डिजाइन किया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये भारत का जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किया हुआ जो आपको मल्टीपोरल जो है परमाणु सक्षम लंबी दूरी वाला एक मिसाइल है। तो चूंकि केवल भारत निर्माण किया है इसका, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको नहीं है। ठीक है, सब सोनिक है ये, तो ये भी गलत हो गया। इसकी रेंज जो है 750 से 1000 किलोमीटर तक का है। तो ये जो है सही है, 750 से 1000 किलोमीटर इसका रेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट है, उपरोक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है। अच्छा, कौन सा सही है, यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा सही है बताना है आपको। देखिए पहला है, भूस्थैतिक कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत गति करता है। ये बात तो आपको सही है। ठीक है, अगर देखेंगे उपग्रह की बात करेंगे तो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के अपोजिट ही इनका गति होता है। सुदूर जो है संवेदक उपग्रहों को भू समकालीन कक्षों में प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों ही सही, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ध्यान देंगे, क्या पूछा है, सही। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको क्या पूछा है, भूस्थैतिक कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन के दिशा के विपरीत गति करता है। ये इसके वृत्तकार या भू समकालीन कक्षा में गति करता है, विपरीत नहीं करता है, वृत्तकार करता है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही बनेगा। ठीक है, मैं ध्यान इसमें नहीं दिया था थोड़ा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चुंबकीय प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, गलत यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, मैग्नेटाइट चुंबकीय प्रदूषण का मुख्य घटक है, गलत बताना है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, प्रदूषण की मात्रा किसी दिए गए सड़क पर यातायात के व्युत्क्रमपाती होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। प्रदूषण की मात्रा सड़क यातायात के यानी यातायात ज्यादा होगा तो प्रदूषण का मात्रा कम होगा क्या, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बता रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा गलत नहीं है यही ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि इसके प्रभाव में निम्नलिखित में से किन कारकों में समुद्री जल का स्तर वृद्धि के लिए जिम्मेवार माना जा रहा है। और अभी बहुत सारी रिपोर्ट में बात आई थी। ठीक है, देखे तो 2022 में भी नया रिपोर्ट आया था और इसमें बताया गया था आपको कि प्रति वर्ष जो है इसमें 4.5 मिलीमीटर को जो है औसत वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा इसका कारक है। पहला देखिए, पहला दिया है कि महासागरों का उष्मीय विस्तार।
सही हो जाएगा। ग्लेशियरों और बर्फ के चादरों को पिघलने में वृद्धि, ये भी पिघल रहा है। भूजल भंडारण में परिवर्तन हो रहा है। वायुमंडल का ऊष्मन, ये सारा ही क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कितना युग्म आपको सही सुमेलित है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो ये तो सही है। ठीक है, आगे जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, गुजरात में है, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक युग में ही सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा सही है, तो केवल दो यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री जो है संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, और इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, पहला, एक एमपीए के भीतर मत्स्य पालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला है एमपीए के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति है। एमपीए जो है भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 14% है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, ये आपको देखेंगे तो पूरे भारत के जो है कुल क्षेत्रफल का अप्रोक्स शायद यहाँ पे 4% है ये। ठीक है, तो ये 14% जो है आपको नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये 4% ही है, 4.01%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए 65 का। यहाँ पे क्या पूछा था, सही पूछा था, तो सही केवल दो है, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट। ओके, 66 देखते हैं। अगला है आपको ग्रीन स्टील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे आपको सही कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला देखिए, यह ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके निर्मित किया गया इस्पात है। ठीक है, आपको क्या बताना है, गलत बताना है, तो ये तो गलत हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको सही हो गया। यहाँ पर गलत ही बताना है, तो केवल एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 देखते हैं। पारिस्थितिकी जो है संवेदनशील क्षेत्र जो है आपको ईएसजेड के संदर्भ में आपको बताना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। ठीक है, और आपका ऑप्शन जो देखें यहाँ पे राइट साइड में है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको सही उत्तर आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य की सीमाओं को 50 किलोमीटर के भीतर आने वाले भूमि को राज्य सरकार द्वारा ईएस जो है जेड घोषित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये 10 किलोमीटर से अधिक जो है क्षेत्रों के लिए बात किया गया है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, ईएसजेड की घोषणा पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत की जाती है, तो ये स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व में संचालित कृषि के अभ्यास ईएसजेड के तहत अनुमत जो है गतिविधियां के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। तो इस तरह से अनुमत गतिविधियां में देखेंगे तो चालू कृषि या बागवानी कृषि का प्रथा जो है, चाहे जल संचयन हो गया, जैविक खेती हो गया, ठीक है, ये सब को अपनाने की बात की गई है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे देखिए मैंग्रोव के संदर्भ में बताना है, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, यह केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमि और समुद्र के बीच का अंतर फलक इंटरफेस में उगते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला, यह लवण जो है मृदोविद
होते हैं, ये भी सही है। मैंग्रोव मृदा प्रभावी कार्बन सिंक होते नहीं है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ये जो है कार्बन सिंक होते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। अगला है आपको, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, आपको कौन सा गलत है यही बताना है। देखिए पहला है, यह व्यक्ति और संपत्ति के नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इसके लिए अधिकृत है, तो गलत हो जाएगा। आगे देखें, यह सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का बाध्य नहीं है। ठीक है, सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला है आपको, इसमें अधिकतम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3। चूंकि यहाँ पे क्या बताना था, गलत बताना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित गद्यांशों पर विचार कीजिए। ठीक है, और बताना है किसके बारे में व्याख्या किया गया है। देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। यह श्रृंखला जो दुनिया के सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है, जो 4 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। यह एक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। बनास, लूनी, सखी और साबरमती जैसे कई प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है। इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र जो है का इसका फेफड़ा भी माना जाता है। ठीक है, तो बताइए को किसके बारे में जो है, आप लोग आंसर अभी तक इसका कर चुके होंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये कौन सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो काफी अब पुराना हो चुका है। ठीक है, इसी के बारे में है। इसमें से देखेंगे तो लूनी, ये सखी, साबरमती, ये सब का जो है उद्गम स्थल भी है। और राजधानी दिल्ली का देखेंगे अगर बात करेंगे तो इसका जो फेफड़ा कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन जो है इसी के एंडिंग जो है जहाँ होता है वहीं पे बसा हुआ है। चलिए, तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। हड़प्पाई लोगों के धार्मिक मान्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, इसमें आपको सही ढूंढना है। पहला देखिए, लिंग और स्त्री जननांगों का पूजा प्रचलित था, ये बात सही है। रोपड़ में एक व्यक्ति कुत्ते के साथ दफन पाया गया। ठीक है, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता में स्थलों पर पाई गई मुहरें वृक्षों के चित्रों से विहीन थी। देखिए वृक्ष वगैरह का भी चित्र हमको देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, पीपल के जो है पेड़ के शाखाओं का बीच जो है देवता को दर्शाया गया था। ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है, यहाँ भी सही स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। दूसरा है, रियासतें आंदोलन में भाग लेने के लिए अनिच्छुक थी। तीसरा है, यह किसानों की भागीदारी को आकर्षित करने में विफल रहा। कौन सा सही है यहाँ पे बताना है। पहला देखिए, आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई थी, सही है। रियासतें जो है वो लोग अनिच्छुक थे, ये लोग इच्छा जाहिर नहीं किए, जो भी रियासत थे। किसान भागीदारी को आकर्षित करने में विफल रहा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टेटमेंट सही पूछा है, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, बौद्ध धर्म के संदर्भ में आपको बताना है, बौद्ध धर्म के बारे में 2 स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे गलत बताना है आपको, ध्यान देंगे। पहला देखिए, महायान बौद्ध धर्म के बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। देखिए बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भागों में बटा, जो महायान, हीनयान। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही निकल गया है। महायान बौद्ध धर्म के जैन स्कूल के सबसे विशेषता ध्यान ध्यान या समाधि है। दोनों ही सही है, यहाँ पे सही नहीं बताना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 74। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं आगे भी ऑप्शन कुछ दिया है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है इसी में बताइए 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। भारत में राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाता था, बात सही है। इसने भारत में केंद्रीय विधानसभाओं के लिए एक द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट देखिए, अधिनियम के तहत प्रांतों में आरक्षित विषयों पे गवर्नर जनरल का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो चूंकि यहाँ पे गलत बताना है, ऑप्शन यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नियंत्रण था, यहाँ पे बोल रहा है नियंत्रण नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, भारत में जो है धुरित आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित को सही कालानुक्रम जो है लगाना है। जो भी आक्रमण हुआ है, तराइन है, कायंद्रा है, चंदाौर है। आपको पता है कायंद्रा जो है, कायंद्रा का युद्ध, ये जो है 1100 आपको 78 ईस्वी में था। ठीक है, 1178 में था। बाकी जो है तराइन आप सबको पता ही होगा, 1191 92, दो तराइन का युद्ध हुआ था, एक 1191 में, एक 92 में। चंदावर का युद्ध अगर बात करेंगे तो लास्ट में इसमें बचा 1194। अब आप इसका सीक्वेंस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, C 2 1 3। ठीक है, पहले 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 3, सबसे लास्ट में चंदावर का युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपसे क्या पूछा गया, प्रथम जो है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, जो हस्ताक्षरित संधियों के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। देखिए, भैरवाल की संधि के तहत हेनरी लॉरेंस के अधीन लाहौर में एक ब्रिटिश निवासी स्थापित किया जाना था। लाहौर की संधि के तहत रानी जिंदल की रीजेंट के रूप में हटा दिया गया था तथा पंजाब के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना की गई थी। यहाँ बताना है आपको कौन सही है। यहाँ देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो गलती निकल गया आपका। ये जो है हेनरी लॉरेंस के अधीन जो है लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि कौन सही नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर सेना के बीच लड़ा गया था। ये बात क्या है, सही है। ठीक है, खानवा का युद्ध दौलत खां और बाबर के बीच जो है लड़ा गया था। खानवा का युद्ध आपको पता ही है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आदर्श वाक्य क्या था। ठीक है, शिक्षित, उत्तेजित और संगठित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, दिख रहा होगा। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो तीन स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है बताना है। किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। देखिए, पहला, भारत का संविधान का अनुच्छेद 169 संसद द्वारा विधान परिषद के निर्माण का उत्साधन का प्रावधान करता है। तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है इसके लिए आवेदन भी किया है, निर्णय लिया है कि हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, विधान परिषद। तो आर्टिकल 169 इसके बारे में बात करता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का पहला सदन होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। ठीक है, विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का कौन सा दूसरा सदन होता है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है ये दूसरा सदन। नेक्स्ट देखें, भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी अभी गलत हो गया। अभी हाल फिलहाल बात करें तो 6 राज्यों में ही है, आपको पता है। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 2 3 गलत है, सही पूछा है तो क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। बिहार सरकार ने हाल ही में जोर देकर कहा कि उसने विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग नहीं छोड़ी है। राज्य के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति में संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यदि विशेष राज्य का आपको दर्जा प्राप्त करना है तो इसके लिए जो है कौन सा कथन सही है, यही आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको उत्तर बताना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, यह पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर और असम नागालैंड को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 1969 में इन लोगों को दिया गया था, ये बात सही है। और उसके बाद तो और सारे राज्य इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, और उसके बाद त्रिपुरा, उत्तराखंड, सब ऐड हो गया है। ठीक है, दूसरा, यह गाडगिल फार्मूला पे आधारित है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही निकल गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा है,
भारतीय संविधान के राजस्व घाटा वाले राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, संविधान में जो है आपको ये राजस्व घाटा वाली बात कहीं नहीं दिखिएगी कि राज्य में जो राजस्व घाटा होगा उनको विशेष श्रेणी दे दिया जाएगा। अगला देखिए, 14वें वित्त आयोग के सभी राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो ये भी सही नहीं है। 14वां वित्त आयोग की बात करें तो पूर्वोत्तर में 3 पहाड़ी राज्य को छोड़ के अन्य राज्यों के लिए जो है विशेष श्रेणी का दर्जा को समाप्त किया गया है। तो ये पूरी तरह से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सही ढूंढना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखें। निम्नलिखित कथनों में दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद सदस्यों को अयोग्यता के लिए आधार के रूप में नहीं माना जाता है। दल बदल कानून के बारे में आप पढ़े थे, हम लोग डिस्कशन भी किए थे। 10वीं अनुसूची में संविधान में इसको जोड़ा गया था 1985 में। पूछा जा रहा है कि अयोग्यता के लिए आधार के रूप में नहीं माना गया। पहला, यदि कोई निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल में अपनी सदस्यता छोड़ देता है। अगला है, यदि कोई नामित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चूंकि बताना था कि अयोग्यता का आधार नहीं है माना जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल में अपना सदस्यता छोड़ देता है, तो इसमें बात ही क्या है। ठीक है, कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्वाचित सदस्य है, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कोई मान लीजिए नामित सदस्य है, 6 महीने की समाप्ति के बाद भी किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो यहाँ पे नहीं माना गया है, पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। यहाँ पे देखिए किसके बारे में है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के बारे में पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, केवल एक है, 1 और 2, केवल 3, 1 2 3। चलिए, एक आध क्वेश्चन में आज इशू हुआ है, बाकी हम पूरा क्वेश्चन दिखाने का आपका प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिया है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ठीक है, ऑप्शन तो दिख ही गया होगा। चलिए, पहला है, आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। आयोग के संज्ञान में लाए गए मामले की जांच के लिए समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। ये सारा स्टेटमेंट ही क्या हो गया, आपको सही हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, लाभ के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला देखिए, यह भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। अब देखिए लाभ का पद जो है संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। संविधान संसदों और विधायकों को केंद्र और राज्य सरकारों के तहत किसी भी लाभ के पद को धारण करने से रोक सकता है, करने से रोकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि परीक्षण कोई व्यक्ति लाभ के पद धारण करता है नहीं, नियुक्ति संबंधित परीक्षण होता है। तो ये दोनों सही है, गलत बताना था तो पहला गलत निकल गया यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, केवल एक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें और बताना है इसमें सही कौन सा होगा। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला देखिए, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा चुना जाता है, तो बात सही है। वह अपने पद की धारण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है पद पे रहता है, तो भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, इसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गलत हो गया। हटाने के लिए जो औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में काम करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4, ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, संशोधन। अच्छा, यहाँ पे कौन सही नहीं है ये बताना है। पहला देखिए, संविधान में संशोधन केवल संसद के सदन या राज्य विधानसभा में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने से शुरू किया जा सकता है। दूसरा देखिए, संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से या तो किसी मंत्री
द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है? पहला तो आपका बिल्कुल ही सही नहीं है। संविधान का संशोधन का बात है तो केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए जो है विधेयक प्रस्तुत करने का जो है प्रावधान है। कहीं भी राज्यसभा में जो है इसके लिए बात नहीं किया गया। यहाँ पे क्या लिख दिया है, राज्य विधानसभा में, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से या तो किसी मंत्री के द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। विधेयक जो है किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे। तो दोनों ही गलत हो गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, यहाँ भी सही आपको चुनना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विपणन और संरचना संस्थाओं का हिस्सा है? तो यहाँ पे देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये हिस्सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, इसके अलावा मल्टी जो है कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक जो है एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सारा ही सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत में विनिवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का पालन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन चलिए, एक डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो दिख ही रहा है। देखिए 1 2 4 5 है, 1 3 5 है, 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। चलिए बाकी अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसके बारे में पूछा जा रहा है, विनिवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियों का पालन किया जाता है? पहला देखिए सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव का, रणनीतिक बिक्री का, संस्थागत स्थान नियोजन कार्यक्रम का और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव का। इसमें सारा ही सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी बन जाएगा, 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, ये सब्सिडी व्यापार के विकृत नहीं करती है या अधिक से अधिक न्यूनतम विकृति का, पहला स्टेटमेंट यही है कि सब्सिडी व्यापार को विकृत नहीं करती है या अधिक से अधिक न्यूनतम विकृति का कारण बनती है, ये सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, इसमें मूल्य जो है समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए, इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल है, इन सब्सिडी को बिना किसी सीमा के अनुमति दी जाती है बशर्ते नीति विशिष्ट मानदंडों का पालन, विश्व व्यापार संगठन इसका विवरण करता है। यह है क्या, किसके बारे में व्याख्या किया जा रहा था? ये था आपको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में। ठीक है, ग्रीन बॉक्स होता है आपका एम्बर बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स, ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स के बारे में आपको व्याख्या किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, चलिए जूम इन ही कर लेते हैं। जो है मंदनिया जो है बिकवाली यानी शॉर्ट सेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। शब्द का उल्लेख कभी कभी समाचार में हम लोग देखने को मिलता है, कौन सा सही है इसके संबंध में? तो ये व्यापार रणनीति है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट है और बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है, गलत बताना है। देखते हैं, स्टार्टअप जो है 20 यूरोपियन संघ का अनौपचारिक जुड़ाव समूह है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया, ये G20 का है। ठीक है, वर्ष 2023 में स्टार्टअप 20 की बात की गई है, तो यहाँ पे दिया है कि यूरोपियन संघ का अनौपचारिक जुड़ाव समूह है, तो गलत हो गया। आगे देखिए, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम मूल्यांकन वाली स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। यूनिकॉर्न जो है शब्द प्रयोग कब किया जाता है, जब आपको 1 बिलियन से अधिक मूल्य की बात हो। ठीक है, तीसरा देखिए स्टेटमेंट, डेकाकॉर्न एक ऐसी कंपनी है जिसे 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्यांकन प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये भी गलती हो गया, डेकाकॉर्न तो कंपनी है, बात सही है, लेकिन ये 100 नहीं 10 बिलियन से जो है अधिक मूल्यांकन कंपनी है, 20 बिलियन से अधिक ही नहीं है। तीनों ही गलत है। यहाँ पे चूंकि गलत ही बताना है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी, 1 2 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा संकुचनकारी मौद्रिक नीति का परिणाम है? ठीक है, देखिए संकुचनकारी जो है मौद्रिक नीति का परिणाम कौन है, पूछा जा रहा है। सही उत्तर आपको बताना है। पहला देखिए, बॉन्ड की कीमतों में कमी हो जाना,
निर्यात में कमी हो जाना, घरेलू मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाना, ये सब जो है संकुचनकालीन मौद्रिक नीति का परिणाम है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए, सबमरीन जो है ट्रेनिची, सबमरीन जो है ट्रेनिची के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। अच्छा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। पहला देखिए, यह अभिसारी सीमा के साथ पाए जाते हैं, यह समांतर द्वीपीय जो है श्रृंखला के समानांतर पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में ऐसे ट्रेन जो है इनकी संख्या अधिक है। ये किसके बारे में? सबमरीन ट्रेन्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा भी आपको सही है, यहाँ पे द्वीपीय श्रृंखला के समानांतर पाए जाते हैं, और ये प्रशांत महासागर में ऐसे जो ट्रेनिज की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सारा ही सही, ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में खबरों में देखा गया येलो बॉन्ड रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित? येलो बैंड रोग है, ठीक है। देखिए, तो ये किससे संबंधित है? आपको समुद्री शैवाल है, शिगरो से, ये कोरल से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। चलिए, जूम इन करना ही पड़ेगा फिर। देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है? सही स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। देखिए, पहला क्या लिखा है? स्काईग्लो के संदर्भ में, ठीक है। देखिए, पहला है, यह रात में आकाशीय प्रकाश प्रदूषण का कारण होता है, सही है। यह है क्लाउइंग फिश के अंडों के हैंसिंग प्रक्रिया को जल्दी कर देता है। यह रात्रिचर के उन रास्तों को गुमराह कर सकता है। तो स्काईग्लो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो रात्रिचर के उनके रास्तों को गुमराह कर देता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? आपका सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्लाउन फिश जो अंडे होते हैं रात में जो है कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से नहीं निकलते हैं, ठीक है। और ये बोला है कि इस प्रक्रिया को जल्दी कर देता है, तो इसीलिए गलत हो गया था। 1 और 3 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95। चलिए, इसको तो जूम ही नहीं करना पड़ेगा। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना है कि कितना युग्म इसमें सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए, पहला है आरक्षित वन स्थानीय लोगों के वन का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आरक्षित वन में जो स्थानीय लोग जो हैं उनको जो है उसमें प्रवेश जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। संरक्षित वन राज्य सरकार राजस्व जुटाने के लिए इनका उपयोग कर सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम वन स्थानीय समुदाय लकड़ी के लिए जो है इनका उपयोग कर सकते, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो यहाँ पे सभी 3 युग्म हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। देखिए, यहाँ आपको सही उत्तर बताना है। स्थलीय वातावरण में रहने वाले जीवों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो स्थलीय वातावरण में रहते हैं? पहला देखिए, उनके पास अपने शरीर के आसपास माहौल के बीच जलीय संतुलन को बनाए रखने की क्षमता होती है, सही है। उनके पास संरचनाओं की उपस्थिति होती है जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत खड़े रहने में मदद करता है, ये भी सही है। उनके पास तापमान में विभिन्न स्तरों की सामना करने की क्षमता भी होती है, तभी वो यहाँ पे एग्जिस्ट भी करते हैं। तो इस तरह से आपका सारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, लीफ एरिया इंडेक्स के संदर्भ में बताना है। चलिए, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे सही ही बताना है। देखिए, किसी भी भूमि की सतह को जो है लीफ एरिया इंडेक्स जितना अधिक होता है, उस सतह तक पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा उतना ही अधिक होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। किसी भी सतह के ऊपर देखेंगे तो लीफ एयर इंडेक्स की बात करें, एरिया इंडेक्स की, जितना अधिक हो गया उस सतह तक जो है प्रकाश पहुंचने का मात्रा उतना ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ना कि अधिक। गलत हो गया। जैसे कि कोई कैनोपी के शीर्ष से भूमि पर जाता है तो जो लीफ एरिया इंडेक्स होता है कम हो जाता है, ये भी गलत हो गया। कोई भी कैनोपी जो है सिर से जमीन पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है लीफ जो है एरिया इंडेक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दोनों गलत है, यहाँ पे सही ढूंढना था। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी। 98 देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कितने युग्म जो है इसमें सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैल्शियम,
कोशिका भित्ति के लिए जो है कठोरता का काम करता है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको सही है, तो ये तो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो है आपको, ये जल में जो है क्लोरोफिल जो होता है में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, तो क्लोरोफिल का घटक हो जाएगा, तो ये तो आपको सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, नहीं ये तो कोशिका में जो है एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया की जो दरें है उसके लिए क्लोरोफिल का एक अभिन्न अंग है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट में आपका बचा यहाँ पे निकल। निकल जो है नाइट्रोजन चप चक्र का कार्य करता है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है चयापचय का एंजाइम का काम करता है ये। तो दो पेयर सही हो गया अपना, तो देखते हैं दो युग्म यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखिए यहाँ पे CO2 फर्टिलाइजेशन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है, यह पौधे में प्रकाशीय शोषण का दर बढ़ाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही नहीं है। आगे देखिए, C4 पौधे का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको सही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी ही बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 हो गया 100। देखिए, जानवरों को जो है प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। चार स्टेटमेंट है। यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया है और विभिन्न जानवरों को व्यापक रूप में भिन्न होती है। पशुओं के संरचनात्मक और कार्यात्मक संबंध के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है। बड़े जानवरों की तुलना में छोटे जानवरों की हड्डियां मोटी और मांसपेशियां बड़ी होती है। रूपात्मक और शारीरिक विशेषताएं शरीर के आकार का प्रकाय होती है। तो जानवरों के प्रवर्धन जो है स्केलिंग के बारे में पूछा रहा है, इन एनिमल्स, स्केलिंग इन एनिमल्स, तो सही कौन सा है, ऑप्शन डी है आपको। ठीक है, जो इनका रूप होता है या जो शारीरिक इनकी विशेषता होती है, शरीर के आकार का जो है प्रकाय होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है 100 क्वेश्चन पूरा फिनिश हुआ, इसका फुल लेंथ का ये टेस्ट था। बाकी हम लोग पैरेलली में जो है देखिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आगे हम लोग अगले में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखेंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। कोई कमेंट फीडबैक होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।